integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन वाला सेशन लेके आए। आज अपना ये जो क्वेश्चन वाला सेशन है, लास्ट लेक्चर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स है। इसके बाद अपना सॉइल खत्म है। इससे पहले हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अभी अपन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो अपना वही डेली वाला पैटर्न क्या कि पहले आप ट्राई करेंगे, आप आंसर टिक करेंगे या आंसर लिखेंगे, आपका जो भी आंसर आता है फिर आप उस आंसर को मेरे आंसर से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्क्रीन पे। अ प्लेट लोड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। प्लेट लोड टेस्ट किस लिए डिटरमाइन करते हैं? तो अपन ने प्लेट लोड टेस्ट में दोनों चीजें डिटरमाइन करी थी, बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट क्राइटेरिया। दोनों से अपने क्या निकाला था? एक तो बेयरिंग कैपेसिटी निकाला था, एक निकाला था नेट लोडिंग इंटेंसिटी व्हेन सेटलमेंट इज गिवन, और एक निकाला था व्हेन लोडिंग इंटेंसिटी इज गिवन सेटलमेंट निकाला था। तो देखो तीन चीजें, एक तो बेयरिंग कैपेसिटी निकाला था, एक प्रोबेबल सेटलमेंट निकाला था जब लोडिंग इंटेंसिटी गिवन हो, और एक प्रोबेबल लोडिंग इंटेंसिटी निकाला था जब सेटलमेंट गिवन हो। ठीक है, तो सेटलमेंट और लोडिंग इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों ही निकाले थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? देखो बेयरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों दे रखा है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा अपना सी आंसर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। अ शैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज अ फाउंडेशन विच। शैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं? अब देखो एज पर टेरजागी क्या था शैलो फाउंडेशन में? एज पर टेरजागी था, टेरजागी ने क्या बोला था? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू बी, या फिर अगर स्टैम्पटन देखे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ बी, ये बोला था। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ठीक है, इसके अलावा तो शैलो फाउंडेशन की कोई डेफिनेशन थी नहीं इन दो के अलावा। अब देखते हैं हैज लो बियरिंग कैपेसिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेकंड है हैज अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ, ये रहा हैज अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट लेस देन इट्स विड्थ, यानी कि डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट का मतलब है डेप्थ ऑफ फुटिंग, यानी कि ग्राउंड में जितना अंदर है वो उससे कम होना चाहिए उसकी विड्थ से। तो यानी कि ऑप्शन कैसा करेक्ट हो जाएगा? अपना ऑप्शन बी जो है, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट शुड बी लेस देन इट्स विड्थ, लेस देन या इक्वल टू विड्थ में भी अपना क्या हो जाएगा? टेरजागी वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे। Which one of the following has the least bearing capacity? ये बात कर रहा है इनमें से सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी किसकी है। तो देखो ऑप्शन जब हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में दो तो रॉक्स दे रखे। रॉक की बियरिंग कैपेसिटी तो सॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा ही होती है, कम तो होने से रहा। तो रॉक वाले दो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गए, तो यानी कि बी और सी तो आपने वैसे ही एक्सक्लूड करे। फिर ए और डी में देखो, एक में लूज ग्रेवल दे रखा है, एक में कॉम्पैक्ट ग्रेवल, और कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या होता है? सॉइल डेंस हो जाती है, डेंस होती है तो यूनिट वेट बढ़ जाता है, और यूनिट वेट बढ़ेगा तो बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा? ए, लूज ग्रेवल। थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखो वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बार ऑप्शन देख लेने चाहिए चारों। आप पहला लूज ग्रेवल देख के नहीं आपको टिक करना है, अगर बाद में कहीं कुछ और दे रखा हो वो भी आपको चेक करना चाहिए। फटाफट में ऐसा गलतियां कई लोगों से हो जाती है। कई लोग सॉफ्ट देखते हैं तो सॉफ्ट के आगे सॉइल लिखा हुआ है कि रॉक दिखा हुआ, वो नहीं देखते, सीधा सॉफ्ट रॉक देखा, सॉफ्ट दिखा उनको, उन्होंने टिक कर दिया, पता चला आगे तो रॉक दे रखा। कई लोगों से ऐसी गलतियां हुई है। रॉक हमेशा सॉइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे सॉफ्ट हो या वीक हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किसने दी थी भाई? टेरजागी ने दी थी कि रैंकाइन ने? रैंकाइन ने दी थी। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला डीएफ मिनिमम का क्या था? क्यू यू अपॉन में गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। डीएफ मिनिमम का क्या फॉर्मूला था? क्यू यू अपॉन में गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, यही था। तो ये किसने दिया था? रैंकाइन ने। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला किसने दिया? रैंकाइन। और रैंकाइन अपना आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Which of the following factor can affect the bearing capacity of soil? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो bearing capacity of soil को अफेक्ट करता है? ऑप्शंस चेक करते हैं। ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, क्या साइज ऑफ द सॉइल की वजह से बेयरिंग कैपेसिटी में फर्क पड़ता है? हाँ पड़ेगा। कैसे? क्या होता है, एक पार्टिकल छोटे छोटे हैं, एक पार्टिकल बड़े बड़े। छोटे पार्टिकल्स में क्या होगा कि वॉइड ज्यादा होगी, खाली जगह ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बिगर पार्टिकल्स। तो वैसे ही बड़े बड़े साइज का डेंसिटी भी ज्यादा होगा, छोटी साइज का डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी ज्यादा होगा तो यूनिट वेट ज्यादा, डेंसिटी उससे बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा। सेकंड है शेप ऑफ द फुटिंग। शेप ऑफ फुटिंग, अब टेरजागी की इक्वेशन क्या थी? क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा था। तो ये रहा शेप ऑफ फुटिंग बी।
शेप ऑफ फुटिंग का फर्क पड़ रहा है, ये रहा पहला ग्रेन साइज यानी कि यूनिट वेट का फर्क, और उसके बाद साइज ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग में भी यहाँ पे आता था। अब देखो, अब साइज और शेप ऑफ फुटिंग में इसमें दोनों में आ जाता था। अपन ने देखा था ये तो किसके लिए था, स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। ये फॉर्मूला किसके लिए था, जनरल फॉर्मूला स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। इसके अलावा जब हमने उसको देखा सर्कुलर और स्क्वायर के लिए, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगा दिए थे इन दोनों के साथ, इसके साथ 0.4 और 0.3 लगाए थे, इसके साथ 1.3 लगाए थे, अपन ने देखा था। तो इन तीनों ही चीजों का फर्क पड़ रहा है, इनकी पांचों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। शेप साइज और उसका ग्रेन साइज का फर्क पड़ता है, शेप साइज ऑफ फुटिंग और ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल का फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या बोला है, द टू क्राइटेरिया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाउंडेशन आर। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन के दो कौन से क्राइटेरिया, हम लोगों ने दो ही क्राइटेरिया पढ़ा, एक बियरिंग कैपेसिटी के क्राइटेरिया और एक सेटलमेंट क्राइटेरिया। और बियरिंग कैपेसिटी क्राइटेरिया यानी कि शियर क्राइटेरिया, तो शियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने, ऑप्शन नंबर डी है, शियर और सेटलमेंट क्राइटेरिया वाला ऑप्शन कौन सा अपना, ऑप्शन डी है, यही अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन अ रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज। अगर एक ही रो में नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे मान लो ये सारे कॉलम्स एक रो में है और इन सबको जिस अटैच कर दिया आपस में, तो इस फुटिंग को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। आप लोगों को मैंने बताया था, या इसको क्या बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग का और नाम क्या बताया था, कंटिन्यूअस या फिर वॉल फुटिंग, ये सब एक ही होता है बेटा। कंटिन्यूअस या स्ट्रिप फुटिंग एक ही होता है, ये स्पेलिंग एरर हो गया, ठीक है। तो अगर एक ही रो में सारे कॉलम हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप या कंटिन्यूअस फुटिंग, या सारे कॉलम एक साथ जोड़ रखे हैं बिल्डिंग के नीचे के जितने भी, तो उसको बोलते हैं मैट या राफ्ट फाउंडेशन। और अगर दो कॉलम आपस में जोड़ रखे हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। वो कंबाइंड फुटिंग शेप पे डिपेंड करता है, इट कैन बी रेक्टेंगुलर और इट कैन बी ट्रेपेजोइडल, ठीक है। बाकी अगर सारे कॉलम्स अलग अलग हैं तो उनको बोलते हैं आइसोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला है, तो इसका आंसर क्या था, 7th का आंसर था अपना डी था, स्ट्रिप फुटिंग डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, हाइड्रोमीटर टेस्ट, प्रोक्टर टेस्ट दे रखा है, वेन टेस्ट। ये बोल रहा है ये क्या डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या फाइंड आउट करता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल या सेटलमेंट ऑफ सॉइल वगैरह फाइंड आउट करता है, या फिर शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स भी फाइंड आउट करता है। लेकिन हम लोग मेनली किसके लिए काम में लेते हैं, मैंने जब एसपीटी टेस्ट पढ़ाया था तो मैंने 4-5 चीजें लिखाई थी कि ये सारी चीजें ये फाइंड आउट करता है, और मेरे नोट्स में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट सारी चीजें फाइंड आउट करता है, काफी चीजें, लेकिन मेनली जो है बियरिंग कैपेसिटी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 3, ए का 3 हो जाएगा, पहले का 3, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोमीटर टेस्ट। हाइड्रोमीटर टेस्ट हम लोगों ने किस में करा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में शुरुआत में पढ़ा था, ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ किसका था, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन साइज एनालिसिस ऑप्शन है अपना 1। नेक्स्ट देखो अपना क्या है, प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट हम लोगों ने किसके लिए करा था, कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन नंबर है 4 पे, तो अपने आप हो गया 3, 1, 4, 2 बच गया। तो चौथा क्या है वैसे, वेन टेस्ट। वेन टेस्ट हम लोग करते हैं शियर स्ट्रेंथ के लिए। तो 3, 1, 4, 2 अपना ऑप्शन कौन सा है, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन है अपना ए। तो 8th क्वेश्चन का हो जाएगा अपना ए जो है करेक्ट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सारे टेस्ट अपन ने अच्छे से पढ़े, पूरी सॉइल अपने अच्छे से पढ़ी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% मेरे पढ़ाए में से बाहर नहीं आना। 99%, एक आध कोई गलती से आ जाए तो आ जाए, लेकिन लगभग 100 ही समझो आप, तो है ना, इससे बाहर नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। अ राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सीड्स द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग। राफ्ट फाउंडेशन कब प्रोवाइड कराते हैं, अगर एरिया ऑफ फुटिंग ग्रेटर देन 50% हो। मैंने बात बताई थी आपको, ग्रेटर देन 50% ऑप्शन है डी। अगर आइसोलेटेड फुटिंग की वजह से एरिया ऑफ फुटिंग जो है अपने प्लॉट एरिया का आधे से ज्यादा हो रहा है, इनके जो सारी फुटिंग्स है इनका अगर जो बेस है इन सब का एरिया जोड़ा जाए और प्लॉट एरिया से 50% से ज्यादा हो जाए, यानी कि मान लो प्लॉट एरिया आपका 50 मीटर स्क्वायर है और ये हो रहा है 25 मीटर स्क्वायर से ज्यादा, यानी कि 30 मान लो, 26 मान लो, तब हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। या फिर वाटर टेबल हाई हो या फिर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी लो हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें फुटिंग वाली चीजें ना आपने आरसीसी में भी पढ़ी है और यहाँ पे भी पढ़ी है, तो दोनों ही जगह आपको अच्छे से क्लियर बताया गया है अच्छी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय। जो पाइल्स होती हैं उनको यूजुअली हम लोग किन से ड्राइव कराते हैं, तो
एक तो ड्रॉप हैमर होता है, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर होता है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर होता है और डीजल हैमर होता है। यानी कि अपने को हैमर चाहिए कैसा ही हो, हैमर चाहिए अपने को कैसा ही हो। तो ये देखो जितने भी देखो ऑप्शन देखो, डीजल ऑपरेटेड हैमर सही है, ड्रॉप हैमर सही है, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर सही है। तो इनके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इनके ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन 10th का हो जाएगा डी। यही अपने को ऐसे क्वेश्चन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11th आप लोगों की स्क्रीन पे, अब फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, फ्रिक्शन पाइल की बात कर रहा है। पाइल का मैंने बताया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के हिसाब से पाइल कितने तरह की बताई थी। पाइल होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर, तीन तरह की बताई थी, फ्रिक्शन पाइल, एंड बेयरिंग, और तीसरी कौन सी होती थी? जो ये दोनों का मिक्सचर होता था, फ्रिक्शन प्लस एंड बेयरिंग। ठीक है, तो एंड बेयरिंग जो पाइल्स होती थी उनका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कहां से होता था? बेस से। फ्रिक्शन पाइल का लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रिक्शन की वजह से होता था। और हमने बेयरिंग कैपेसिटी भी पढ़ा था, क्यूयूपी पढ़ा था। अगर फ्रिक्शन पाइल थे, वैसे तो अपन टोटल की बात कर लेते हैं। टोटल का क्या पढ़ा था? क्यू ईबी प्लस क्यू एस एफ, ये कंबाइंड वाली है। ये किसकी वजह से था? एंड बियरिंग की वजह से, और ये फ्रिक्शन की वजह से। अब ये क्या होता है? क्यू ईबी, क्यू बी इंटू ए बी, क्यू ईबी इंटू ए बी, और ये था क्यू एस एफ इंटू ए एस। अब क्यू ईबी क्या होता है? यूनिट एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ बेस। ये क्या था? यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और एरिया कौन सा वाला? सरफेस एरिया वाला। तो अब इसमें अपने इसने क्वेश्चन में बोला फ्रिक्शन पाइल है, यानी कि ये तो अपना जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो क्यू एस एफ इंटू ए एस एफ। क्यू एस एफ अपन ने लिखवाया था अल्फा सी यू के बराबर। किसके बराबर? अल्फा सी यू। और ए एस एफ, एस अगर पाई, अगर अपना फुटिंग जो है सर्कुलर है, पहले लाइन में डायमीटर दे रखा है, इनकी सर्कुलर है, इनकी क्या हो जाएगा? पाई डी इंटू एल। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अगर ये सर्कुलर ना होकर स्क्वायर होता तो यहाँ क्या हो जाता? 4BL हो जाता। यहाँ क्या हो जाता? 4BL हो जाता। तो अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्फा की वैल्यू, एडेशन फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा है 0.7, सी की वैल्यू 4 दे रखी है, और पाई अपने को पता ही पाई होता है डी। डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो अपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.5, और लेंथ दे रखी है 15 मीटर। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 15। और उसके बाद बोला है व्हाट इज द सेफ लोड फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये क्यू यूपी या क्यू सेफ जो होता है वो होता है अपना क्यू यूपी अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपना दे रखा है 3, क्वेश्चन में दे रखा। अगर गिवन नहीं होता तब भी हम लोग यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 3। और अपने को ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11th का आंसर आएगा अपने पास ए। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, उसका आंसर ए ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ए नहीं आएगा, बी आएगा। इसका आएगा 22, आंसर बी आएगा 22। ठीक है, बस अपने को फॉर्मूला यही है, उस बस यही इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये बोला है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कहां से मिलते हैं। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कहां से मिलते हैं? एक ही जगह बताई थी, एक ही सैंपलर ऐसा होता है। कौन सा होता है वो सैंपलर? थिन वॉल्ड सैंपलर या फिर सेल्बी ट्यूब। को क्या नाम बताया था मैंने बोला था ये क्वेश्चन आता है, थिन वॉल्ड सैंपलर या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया था? सेल्बी ट्यूब। सेल्बी ट्यूब। ये और बताया था कि स्प्लिट स्पून सैंपलर किसके आगे जुड़ा हुआ होता है? एसपीटी टेस्ट में हम लोग कौन सा सैंपलर काम में लेते हैं? स्प्लिट स्पून सैंपलर। ये पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी सारे सैंपल्स क्या देते हैं? इस सैंपल के अलावा बाकी सारे सैंपल्स क्या देते हैं? अनडिस्टर्ब्ड सैंपल देते हैं। सिर्फ और ये है वो जो देता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल देता है। तो थिन वॉल्ड वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन अपने पास है बी। तो 12th का हो जाएगा अपना बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा था? लाइम स्टेबलाइजेशन वेरी इफेक्टिव इन। लाइम स्टेबलाइजेशन कहां पर इफेक्टिव है? लाइम स्टेबलाइजेशन अपना इफेक्टिव है अगर सॉइल जो है हाईली प्लास्टिक है। जितनी ज्यादा प्लास्टिक होगी उतना ज्यादा सॉइल लाइम क्या होगा? उसके लिए स्टेबलाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या करता है? तो श्रिंकेज को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। श्रिंकेज को क्या करेगा? कंट्रोल कर लेगा। किसको कंट्रोल करेगा? श्रिंकेज। जो पानी बाहर निकलेगा तो जो श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगा उसको ये क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। इसलिए हाईली प्लास्टिक क्ले में ये काम का है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए कौन सा काम का है, तो बिटुमन। ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए कौन सा काम का है स्टेबलाइजेशन का मेथड? बिटुमन वाला। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा 13 का हाईली प्लास्टिक क्ले जो है अपना आंसर डी है। हाईली प्लास्टिक क्ले वाला ऑप्शन कौन सा है? डी है। ठीक है, ग्रेनुलर सॉइल के लिए कौन सा? बिटुमन। अपने को ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विद अ वर्टिकल पॉइंट लोड ऑन द सरफेस व्हेन कंसीडरिंग द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लोड द स्ट्रेस गेट रिड्यूस्ड बाय 52.3% एट अ डेप्थ ऑफ। ये बोल रहा है कि कोई अपने को वर्टिकल स्ट्रेस पता करना है जहां पर यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस 52.3% रिड्यूस हो गया, वो डेप्थ पता करनी। तो अपने को पता है सबसे पहले तो हम जब कोई क्वेश्चन में कोई थ्योरी नहीं दे रखी हो वर्टिकल स्ट्रेस के केस में, तो एक ही थ्योरी काम आती है, वो आती है सिग्मा जेड इक्वल टू के बी इंटू क्यू बाय जेड स्क्वायर। किसकी थ्योरी थी? बोसिनिस की थ्योरी थी। अब इसने बोला है अंडर द लोड, बोला है अंडर द लोड में हम लोगों ने कल केबी की वैल्यू देखी थी। अंडर द लोड ये बोला है कि ये जैसे लोड लग रहा है और ये इसी लाइन में यानी कि आर बाई जेड इक्वल टू 0, यानी कि इसी लाइन में किसी डेप्थ जेड पे ये जो है स्ट्रेस कितना आ रहा है 52.3% खत्म हो गया, 52.3% रिड्यूस हो गया, यहां पर आते आते लगभग आधा बच गया। तो अंडर द लोड बोला, इन द लाइन ऑफ वर्टिकल प्लेन बोल रहा है, तो आर बाई जेड तो 0। अगर आर बाई जेड 0 है तो हमने क्या देखा था, केबी की वैल्यू क्या आई थी 0.4775 आई थी, 0.4775 आई थी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 0.4775 और यही मैक्सिमम स्ट्रेस होता है अंडर द लोड। ये हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस, ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये सिग्मा जेड। अब ये जो सिग्मा जेड ये तो आ गया फॉर्मूले से, लेकिन हो कितना रहा है वो डेप्थ निकालनी है। तो क्वेश्चन में गिवन है तो सिग्मा जेड जो है 52.3% रिड्यूस हो गया, यानी कि 1 माइनस 0.523, तो ये कितना बचेगा, इतना परसेंट रिड्यूस हो गया तो बच गया, अगर टोटल 1 था तो ये बच जाएगा 0.477 बच गया। तो इधर लिख देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। 1 इक्वल टू 2, अगर जब मैं 1 इक्वल टू 2 करूंगा तो 0.4775 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना है, ये क्यू टर्म्स, पहले क्यू था अब ये क्यू टाइम्स इतना हो गया, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीटर, यानी कि जेड इक्वल टू 1 मीटर। अपन ने क्या करा, इसने क्वेश्चन ध्यान देना था, पहली लाइन में इसने बोल दिया अंडर द वर्टिकल प्लेन, लोड पासिंग थ्रू द वर्टिकल प्लेन, यानी कि इसी से पास हो रहा है, यानी कि आर बाई जेड 0। अगर ये चीज अपन आपको ये चीज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन की लाइन समझ में आ गई, तो ये चीज अपन कर लेंगे। एक बार ये चीज हो गई उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वो ये तो अपने क्वेश्चन में गिवन ही है कि भाई 52.3% रिड्यूस्ड हो गया है ना, इतना रिड्यूस्ड हुआ है, तो पीछे कितना बचेगा 0.4477 टाइम्स ऑफ क्यू, तो इन दोनों को बराबर कर लिया तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसा अपने पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सा है, डी है। जब डिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 यूनिट लेंथ, अब ये मीटर में है, किलोमीटर में, सेंटीमीटर, एमएम, ऐसा कुछ बात नहीं करा, तो z इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ। ये हो गया क्वेश्चन। ये देखो वर्टिकल स्ट्रेस के क्वेश्चन है। आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए ईएस और एसएससी के सारे कंबाइंड क्वेश्चन। मैंने कल भी बताया था आपको कि बहुत कम क्वेश्चन एसएससी में, बहुत कम क्वेश्चन स्लोप स्टेबिलिटी या फिर वर्टिकल स्ट्रेस से पूछे गए, लेकिन बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है वो, इसलिए हमने पढ़ा था। और ऐसे राजस्थान जेईई में भी दे नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन किस्मत अगर खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो ये बात है, या तो क्वेश्चन वो डिलीट होगा। अब कोई ज्यादा समय की बात नहीं, 1 आध घंटे में वो पूरा लेक्चर हो गया था, तो इसलिए एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप चाहो तो भले मत पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। इन द केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर्स द बेस्ट इक्वेशन दैट कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंप्यूटिंग द प्रेशर। स्ट्रेटिफाइड सॉइल किसके लिए था, नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल किसका एजम्पशन था, वेस्टरगार्ड का। वेस्टरगार्ड ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वेस्टरगार्ड अपना ऑप्शन है सी। और बॉसिनिस किसके लिए था, स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए। वेस्टरगार्ड था स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स के लिए, और नॉन स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए कौन था, अपना बॉसिनिस्क। ये अपन ने बात करी थी। सिर्फ और सिर्फ वेस्टरगार्ड के अलावा जितनी भी थ्योरीज है ना उसमें वर्टिकल स्ट्रेस में, सारी की सारी आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए, सारी की सारी क्या है, आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर n concentric circle and मतलब देयर आर 10 concentric circle and 50 रेडियल लाइंस। तो अपने को पूछा इन्फ्लुएंस फैक्टर। अपन ने इन्फ्लुएंस फैक्टर IF इक्वल टू क्या देखा था, 1/m into n। m क्या था, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, n था रेडियल लाइंस, 1/50 10 into 50, यानी कि ये हो जाएगा 0.002। इसका क्या आ जाएगा 0.002 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर 0.002, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 0.002। ऑप्शन कौन सा है भाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट,
ठीक है। और अगर ऐसे पूछ ले ये कुछ नंबर ऑफ लाइंस वगैरह नहीं देता तो एक्चुअली कितना होता है 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल और 20 रेडियल लाइंस होती है, तो उससे आता है 0.005। ये आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली ये होता है, लेकिन अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इसने नंबर ऑफ रेडियल लाइंस और कॉन्सेंट्रिक सर्कल चेंज कर दिया, बट आपको बेसिक फॉर्मूला इसको याद रखना है, न्यूमार्क इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड। ये भी आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए था, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Westergaard's formula for vertical stress gives greater value for stress than that by the Bosinisk formula। हमने देखा था कि R by Z इक्वल टू 1.52 पे KB और KW की वैल्यू क्या थी, बराबर थी। ठीक है, KB और KW की वैल्यू बराबर थी, लेकिन अगर R by Z लेस देन 1.52 था तो KB जो था वो ग्रेटर देन KW था, और अगर R by Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1.52 हो गई तो KB इज लेस देन KW। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है कि R by Z की किस वैल्यू के लिए KW जो है ग्रेटर है, यानी कि वेस्टरगार्ड जो फॉर्मूला है वो ग्रेटर। अब बोलोगे लास्ट लेक्चर में तो मैंने सिग्मा जेड में बात करी, अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो आपने KB और KW में बात कर ली, तो सिग्मा जेड इक्वल टू KB इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर होता है, और उस वेस्टरगार्ड की वजह से KW इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर होता है। तो KB और KW में ही फर्क आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। तो वेस्टरगार्ड की वजह से ज्यादा कब आएगा, जब वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1.52 हो। तो ग्रेटर देन 1.52 वाला ऑप्शन है ए। ऑप्शन क्या है, ए। वो 1.5 दे रखा है, वो नियर बाय है ना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पे। एन आइसोबार इज अ लाइन विच कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच। पहली बात तो आइसोबार को मैंने और क्या नाम बताया था, प्रेशर बल्ब। ये क्या होता है, ये क्या करता है, ग्राउंड के बिलो ऐसा लाइन जो सारे इक्वल वर्टिकल स्ट्रेसेस को जोड़ता है, सारे इक्वल वर्टिकल स्ट्रेसेस को जोड़ता है। तो एन का ऐसा लाइन कौन सा है, ग्राउंड एट विच द वर्टिकल स्ट्रेसेस इज सेम वाला ऑप्शन है अपना सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, सी। तो देखो बहुत ही सरल से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बोसिनेस्क इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। अब सेडिमेंट्री डिपॉजिट, सेडिमेंट्री सॉइल का डिपोजिशन कैसे होता है, लेयर बाय लेयर, यानी कि स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड। तो इसका एजम्पशन था कि भाई स्ट्रेटिफाइड के लिए नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजेनियस सिस्टम। ये सही है, तो यानी कि एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है कि गलत, इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है अपना, इसका करेक्ट है। अब देखो एक चीज देखो, अपन ने पढ़ा था ये बोसिनिस थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी, ये सब पढ़ी थी अपन ने, इनके एजम्पशन पढ़े, तो इन पे कभी कभी क्या है क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने को ये चीजें ध्यान में रख के चलनी। अब अपन एक चीज ये पहले से देख चुके हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट कब होता है, जब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो और उनका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो। बी ऑप्शन कब होता है, जब फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट हो लेकिन एक्सप्लेनेशन उनका क्या हो, रॉन्ग हो। सी ऑप्शन कब होता है, जब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो। फोर्थ मतलब डी ऑप्शन कब होता है, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो। तो इस हिसाब से अपना इन दोनों का क्या हो जाएगा, अपना एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, इनके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये अपन कई बार कर चुके हैं, तो अब नई बात नहीं अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, if an infinite slope of clay at a depth 5 meter has cohesion of 1 and unit weight of 2, then the stability number, किसकी बात कर रहा है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर। टेलर स्टेबिलिटी नंबर का SN इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ा था, C अपॉन में गामा HC, या फिर CM अपॉन में गामा H, या फिर क्या पढ़ा था, tan I माइनस tan phi अपॉन में sec स्क्वायर I। और इसकी SN की मैक्सिमम वैल्यू अपन ने पढ़ी थी 0.5 थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली अपन ने कितना पढ़ा था, 0.261 मैक्सिमम वैल्यू प्रैक्टिकली। ठीक है, ये अपन ने चीजें देखी थी। तो SN का फॉर्मूला ये दे रखा है अपने को, ये पता है अपने को। अब स्टेबिलिटी नंबर निकालना है, C की वैल्यू दे रखी 1, गामा दे रखा है 2 और डेप्थ दे रखा 5। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 यानी कि 1/10 इक्वल्स टू 0.1। 0.1 वाला ऑप्शन कौन सा है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर हो गया 0.1। ए ऑप्शन जो है अपना
करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट अपने को निकालना करेक्ट कौन से ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट। क्या स्टेबिलिटी नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट है? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत है तो मैं ऑप्शन जाके देखता हूं कि ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें पहला स्टेटमेंट है ही नहीं। तो देखो सिर्फ ए को छोड़ के बाकी दोनों तीनों में क्या है, पहला ऑप्शन है। यानी कि मेरा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई ए में दो और 3 को करेक्ट बता रहा है, पहले को नहीं बता रहा है। इसके अलावा जो जितने भी है बी सी डी, उन सब में वो क्या बता रहा है, 1 को करेक्ट बता रहा है। तो इससे तो क्या है, मेरे को 2 और 3 स्टेटमेंट पढ़नी नहीं, मेरे को जरूरत ही महसूस नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा भी कभी कभी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। स्वीडिश मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन द फेलियर, सर्कुलर फेलियर। अब स्वीडिश मेथड में अपन ने 12 नंबर ऑफ इक्वल विड्थ की स्लाइसेस बांटी थी। और फेलियर कैसा, क्योंकि ये फाइनाइट के लिए, अब ये फाइनाइट के लिए था तो फेलियर कैसा होता था, ऐसा सर्कुलर। अपन ने यहाँ एक किसी रेडियस के अलोंग देखा था, आर रेडियस के अलोंग, फ्रिक्शन सर्कल और स्वीडिश सर्कल दोनों, तो ये बात सही है, सर्कुलर फेलियर सरफेस होता है। उसके बाद देखो द कुलमान मेथड एज्यूम दैट रप्चर विल अकर इन अ प्लेन। देखो कुलमान और एक रेबनांस मेथड होते हैं, दोनों ग्राफिकल मेथड है स्लोप स्टेबिलिटी के, और वो दोनों ही क्या मानते हैं, रप्चर फेलियर सरफेस को प्लेन मानते हैं। रप्चर प्लेन या फेलियर सरफेस को क्या मानते हैं, प्लेन मानते हैं। तो स्टेटमेंट जो है सेकंड और थर्ड दोनों ही करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन वैसे ही ए हो गया। वैसे भी अपन ने टिक कर लिया था लेकिन अब कंफर्म भी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, bearing capacity of a soil strata supporting a footing of size 3x3 will not be affected by the presence of ground water table located at a depth which is। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई फुटिंग है जिसकी साइज 3x3 है, यानी कि 3 मीटर विड्थ है और 3 मीटर ही उसकी डेप्थ है। अब अगर ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से वो अफेक्ट नहीं होगा, कब नहीं होगा देखते हैं। मान लो ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये कोई फुटिंग है, ये कोई फुटिंग है जिसके 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये अपना क्या हो गया, लेवल ऑफ फाउंडेशन। अब अपन ने क्या देखा था कि लेवल ऑफ फाउंडेशन से नीचे जितनी इसकी विड्थ होती है उतना नीचे तक उसका क्या होता है, शेयर जोन होता है। अपन ने देखा था शेयर जोन। तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर अपन ने अच्छे से पढ़े थे। अगर वाटर टेबल जो थी अगर इसके बाद थी तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होता था, अगर इसके बाद है तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होता था। यानी कि अगर लेवल ऑफ फाउंडेशन से जो 3 मीटर नीचे है तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये भी यही पूछ रहा है कि अफेक्ट नहीं होगा तो कब नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो, 3 मीटर बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। तो बेस ऑफ फुटिंग से अगर 3 मीटर नीचे है तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर ऊपर कहीं आएगा तो अपन ने वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर पढ़ा था सपोर्टिंग सॉइल्स के लिए और बर्डन सॉइल दोनों के लिए पढ़ा था। जिनको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूला नहीं याद है एक बार ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरा लेक्चर वो बेरिंग कैपेसिटी वाले में जाके देखना जिसमें वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर का मैंने इफेक्ट बताया है। ठीक है, सेलो फाउंडेशन मैंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक एक एक चीज कराई थी अच्छे से, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं सेलो फाउंडेशन में से ही आते हैं। तो इसका हो जाएगा 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टेरज़ागीज़ बेरिंग कैपेसिटी थ्योरी इज नॉट अप्लाइड टू डीप फाउंडेशन। क्या टेरज़ागी ने डीप फाउंडेशन के लिए दी? नहीं, रैंकाइन और टेरज़ागी दोनों ने किसके लिए दी, सेलो फाउंडेशन के लिए। ठीक है, टेरज़ागी की एक कंडीशन एक्स्ट्रा क्या थी, उसने जो दी वो दी स्ट्रिप फुटिंग के लिए। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, उसने फॉर्मूला किसके लिए दिया, स्ट्रिप फुटिंग के लिए दिया। ठीक है, उसका एक एजम्पशन था, वो एजम्पशन उसने रीजन में दे रखा है, वही एजम्पशन इसने रीजन में दे रखा। रीजन क्या है, शेयर स्ट्रेंथ इज मोबिलाइज्ड ऑन द साइड्स ऑफ डीप फाउंडेशन। अब क्या था उसका एजम्पशन, मैंने पढ़ाया था तो बोला था कि ये जो फुटिंग है, मान लो ये टेरज़ागी थ्योरी है, ये जो फुटिंग है अगर ये कुछ इसकी वजह से कुछ सेटलमेंट हो रहा है तो इसने क्या बोला, पूरा का पूरा जो लोड है वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है। इसने यहां नहीं बोला कि यहां पर फ्रिक्शन, तो बोला ही नहीं ना। टेरज़ागी ने फ्रिक्शन कहां बोला, फ्रिक्शन यहां बोला कि बेस ऑफ फुटिंग जो है वो रफ है, लेकिन ये सब साइड्स है। रैंकाइन और टेरज़ागी ने साइड्स ऑफ फुटिंग के लिए कुछ नहीं बोला, साइज ऑफ फुटिंग के लिए कुछ नहीं बोला। अगर साइज ऑफ फुटिंग के लिए कुछ नहीं बोला यानी कि यहां पर शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0। अगर यहां पर शेयर स्ट्रेंथ 0 है, क्या एक्चुअल में 0 होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि एजम्पशन क्या था इसका, कि शेयर स्ट्रेंथ इज 0। ठीक है,
अब अगर जबकि डीप फाउंडेशन में क्या होता है, अपन ने देखा था फ्रिक्शन पाइल्स में यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ आ रही थी, और इसने बोला कि शियर स्ट्रेंथ जो है सपोर्टिंग सॉइल की, ओवरबर्डन सॉइल की वजह से 0 है। तो इसका एजम्पशन था, तो एजम्पशन दोनों ही करेक्ट है, यानी कि रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन मतलब स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है कि उसने नहीं माना, कि भाई उसने क्या बोला कि डीप फाउंडेशन के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, कि उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरे वाले में शियर स्ट्रेंथ 0 है, जबकि डीप फाउंडेशन में तो शियर स्ट्रेंथ यहाँ पर ओवरबर्डन सॉइल की वजह से होती ही है, फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। तो 100% लगेगा, इसका मतलब ये सही है, तो डीप फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि शियर स्ट्रेंथ जो है ओवरबर्डन सॉइल की वो है 0, इट विल एक्ट एज अ सरचार्ज, उसने बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज की तरह एक्ट करेगा, इसका सॉइल के रूप में कोई रोल नहीं है, इट विल एक्ट एज अ लोड। तो 23 का क्या हो जाएगा, इनकी स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा जो ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द राफ्ट फाउंडेशन इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सैंडी सॉइल, द मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट और लिमिटिंग सेटलमेंट पूछ रहा है। राफ्ट फाउंडेशन का मैक्सिमम डिफरेंशियल और लिमिटिंग सेटलमेंट पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखो, मैंने आपको ये कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में सेटलमेंट एनालिसिस में आपको सारी चीजें बताई थी कि राफ्ट फाउंडेशन के लिए सेटलमेंट कितना होगा, आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए कितना होगा, क्लेई सॉइल में कितना होगा, सैंडी सॉइल में कितना होगा, डिफरेंशियल भी बताया था, एंगुलर भी बताया था, सारे मैंने आपको सेटलमेंट बताया था। तो अब आपको इसमें से चूज करना है कि सही कौन सा है। अब ये राफ्ट फाउंडेशन है सैंडी सॉइल के लिए, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है वो होता है 25 mm सैंड के लिए, क्ले के लिए था 40 mm। तो 25 mm वाला पहले तो ऑप्शन देखते हैं, सी और डी है। अब अपन देखते हैं मैक्सिमम लिमिटिंग, यानी कि जो नॉर्मल सेटलमेंट था वो यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन के लिए कितना था, 40 से 65 mm, और क्ले के लिए था 65 से 100 mm। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का, इधर एक तरफ 25 है, दूसरी तरफ 40 से 65 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अपने को यही देखना है, तो 24 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर टेरजागीस इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन अ सॉइल फॉर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ, टेरजागी के हिसाब से यूनिट डेप्थ और यूनिट विड्थ पे बियरिंग कैपेसिटी निकाल रहा है। तो अपन ने पढ़ा क्यू यू इक्वल टू, ठीक है, देखो सॉरी क्यू यू क्या, क्यू एन यू इक्वल टू क्या बोला, सी एन सी, सी एन सी बोला, क्यू एन यू अपने आया था, सी एन सी आया था। अब सी एन सी आया था तो सी कितना दे रखा है 5 पॉइंट, सॉरी सी कितना दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 10 और एन सी दे रखा है 5.7, तो कितना आ गया 57। क्यू एन यू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू सी एन सी। इसने ना तो नेट की बात करी ना अल्टीमेट की बात करी, तो अपन ने पढ़ा निकाल दिया भाई, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना आएगा 57 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 57 वाला ऑप्शन है बी, 25 का हो जाएगा बी, ये अपना करेक्ट। अब बोले कई लोगों को ये याद नहीं कहां से आया, तो अपने कहां से आया था ये सब, ये आया था जब फाई इक्वल टू 0 था, ये क्या आया था क्यू यू इक्वल टू क्या था, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये था। अगर प्योर कोएसिव सॉइल है तो फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 के लिए टेरजागी ने एन सी की वैल्यू दी थी 5.7, एन क्यू की वैल्यू दी थी 1 और एन गामा की वैल्यू क्या दी थी 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, ये एन क्यू 1 हो गया, तो क्यू बचा, क्यू अपने क्या पढ़ा था, और बर्डन प्रेशर गामा डी एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो क्यू यू इक्वल टू क्या बच गया, सी इंटू 5.7, इनकी 5.7 सी लिख देते इसको, 5.7 सी प्लस गामा डी एफ। अब अगर ये गामा डी एफ इधर आ गया तो ये क्या बच जाएगा, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 5.7 सी। तो अपन ने यही करा, 5.7 सी निकाला है, तो 5.7 सी यानी कि 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लार्जर फुटिंग सेटल मोर देन द स्मॉलर फुटिंग अंडर द सेम लोड इंटेंसिटी। ये बोल रहा है कि अगर फुटिंग बड़ी होगी तो उसका जो सेटलमेंट होगा वो भी ज्यादा होगा। सही बात है, अपन ने जब पढ़ा था पाइल फाउंडेशन लास्ट लेक्चर में, अपन ने देखा था कि इनका जो स्ट्रेस जोन था, पाइल सिंगल पाइल का स्ट्रेस जोन इतना आया, ठीक है, इसका मान लो इतना आया। अब जब हमने इनका कंबाइंड इफेक्ट पढ़ा तो स्ट्रेस जोन कितना आया, इतना आया, ज्यादा आया।
अगर ज्यादा स्ट्रेच जोन आ रहा है तो सेटलमेंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, सेटलमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर क्या रीजन दिया रहा है, साइज ऑफ द प्रेशर बल्ब डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फुटिंग। ये प्रेशर बल्ब भी तो है, तो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर बल्ब पे, यानी कि इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है, तो 26 का ए हो जाएगा। अगर लार्ज फुटिंग है तो उसका सेटलमेंट भी ज्यादा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल अंडर अ गिवन फुटिंग अकर्स व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट लोकेशन। ये बोला है कि मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी कब होगी किसी भी सॉइल की, अगर उसकी वाटर टेबल की लोकेशन क्या हो। तो हमने देखा था कि वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल पे आ गई थी तो बियरिंग कैपेसिटी हाफ हो गई थी। ये भी अपन ने पूरा वाटर टेबल फ्लक्चुएशन में देखा था। तो ग्राउंड लेवल वाला, तो ग्राउंड लेवल वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें, ग्राउंड लेवल पे अगर हो गई वाटर टेबल तो बियरिंग कैपेसिटी विल रिड्यूस्ड अप टू हाफ, ऐसा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी। ठीक है, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरज़ागीज़ बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी ओवर एस्टिमेट्स द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग। ये लो भाई साहब, अभी ये क्या बोल रहा है कि टेरज़ागी की जो बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी है वो ओवर एस्टिमेट करती है बियरिंग कैपेसिटी को। अरे भाई साहब दिमाग लगाओ, उसने बोला कि ये जो साइड वाली सॉइल है इसकी वजह से कोई शेयर स्ट्रेंथ है ही नहीं। क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? एक्चुअल में यहाँ इन दोनों के बीच में, सॉइल और फुटिंग के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो ये वाली सॉइल भी तो रेजिस्ट करेगी उसको सेटल होने से, उसको शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, यानी कि एक्चुअल में जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। एक्चुअल में जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ फुटिंग है वो ज्यादा है, लेकिन टेरज़ागी ने बोला इनकी वजह से है ही नहीं। तो अंडर एस्टिमेट कर रही है कि ओवर एस्टिमेट? तो टेरज़ागी जो होता है उसने अंडर एस्टिमेट करा, बियरिंग कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट नहीं करा, अंडर एस्टिमेट करा, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अगर पहला ही गलत है तो 28 का क्या हो जाएगा, ए। पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या, फिर भी देख लेते हैं। द टेरज़ागी थ्योरी नेग्लेक्ट्स द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रप्चर सरफेस इन द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल से ऊपर उसने माना ही नहीं कि इसका शेयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि उसने तो क्या बोला, इट विल एक्ट एज अ सरचार्ज। तो भाई साहब मामला सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला गलत होने की वजह से स्टेटमेंट 28 का हो जाता है डी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। क्वेश्चन नंबर 29, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑन सरफेस। ये देखो वर्ड ध्यान दो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑन सरफेस बोलता है, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, 0 है। ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले हैविंग कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 50, यानी कि क्यू दे रखा है 50, तो सी यू कितना हो जाएगा, तो सी यू इक्वल टू क्यू यू बाय 2, यानी कि 25। ये अपन ने शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में देखा था भाई। ठीक है, ये हो गया 25। अब ये बोल रहा है कि काम में अपने को कौन सा लेना है, स्कैम्पटन। ठीक है भाई, स्कैम्पटन काम में ले लेते हैं। तो स्कैम्पटन क्या इक्वेशन थी, क्यू एन यू इक्वल टू सी यू इंटू एन सी। ठीक है, सी यू की वैल्यू तो अपने को पता चल गई 25 से। एन सी फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए कितना होता था, 6 इंटू 1 प्लस 0.2 DF बाय बी। अब इसने बोला कि फुट कहाँ निकालना है, सरफेस पे। अगर सरफेस पे निकालना है यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0, तो ये पूरी टर्म 0, यानी कि एनसी क्या हो जाएगा 6, तो ये 25 इंटू 6 यानी कि 150। बस इसमें लॉजिक ये था। और दूसरा, कईयों को डेप्थ ऑफ फाउंडेशन नहीं मिलती, इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोल रखा है सरफेस पे, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का 150। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, a plate load test is conducted on a cohesionless soil with a test plate having width b and settlement of the plate दे रखा है। what is the settlement experienced by this footing? settlement क्या होता है, SF upon में SP, सैंडी सॉइल्स के लिए SF upon SP is equal to B by BP into BP plus 30 अपॉन में B plus 30। अब फिर याद करो, स्क्वायर यहां होगा या यहां होगा, दोनों में से, मतलब मैं ऐसे बना रहा हूं कि दोनों में से कहां होगा, मैं इनको अलग अलग मार्क कर देता हूं, ग्रीन वाली जगह पे या ब्लैक वाले पे होगा। किस पे होगा, स्क्वायर अंदर की बाहर है भाई साहब, तो स्क्वायर होता है हमेशा बाहर वाले पे, अंदर वाले पे नहीं। ठीक है, तो ये होगा अपना सेटलमेंट, इससे पता लगता है सैंडी सॉइल्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना
ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है बी, ये है क्या? SF/SP। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। 29 का ऑप्शन 30 का ऑप्शन क्या हो गया? ए जो है अपना करेक्ट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इन केस ऑफ फुटिंग ऑन द सरफेस और सैलो डेप्थ इज वेरी डेंस सैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेलियर इज लाइकली टू अकर? फुटिंग जो है वो सैलो डेप्थ पे, लेकिन जो है वेरी डेंस सैंड है। जैसी वेरी डेंस सैंड आए, शेयर फेलियर कौन सा होगा? जनरल शेयर फेलियर। मीडियम में होता है पंचिंग शेयर फेलियर, सॉरी लोकल शेयर फेलियर, और वेरी लूज में किस में होता है? अपने पंचिंग शेयर फेलियर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, सारी चीजें मैंने कराई थी आपको, एक एक तीनों टाइप्स के जनरल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर, तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा था विद डायग्राम, अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, सब कुछ लिखा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो और उसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेशनलेस सॉइल? कोहेशनलेस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कौन से फैक्टर? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अपने सबसे देखो मेन तो केस आ गई, क्यू इक्वल टू क्या था? CNC प्लस गामा DF इंटू NQ प्लस 0.5 गामा B N गामा। अब इसने बोला कोहेशनलेस है इनकी, ये तो जीरो हो गया। अब इनमें से किन किन पे डिपेंड करती है? पहला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल, ये रहा गामा, ये रहा गामा, यानी कि गामा सही है, गामा पे डिपेंड करती है। दूसरा विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये रहा विड्थ और ये रहा डेप्थ ऑफ फुटिंग, डिपेंड करती है। तीसरा वापस से यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अरे रिलेटिव डेंसिटी और यूनिट वेट तो लगभग एक ही चीज हो गया। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका लगभग यूनिट वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो भाई करेक्ट है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा? 32 का अपना क्या हो जाएगा? जिसका यूनिट वेट ज्यादा उसकी रिलेटिव डेंसिटी भी ज्यादा ही होती है जनरली, है ना। तो इसका हो जाएगा अपने ऑप्शन, तीनों करेक्ट वाला ऑप्शन है डी। 32 का हो गया अपने डी हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी ऐसे में डाउट हो ना तो इक्वेशन लिख के देख लो यार, किस किस पे डिपेंड करता है। कोई ज्यादा माथा फोड़ी वाली बात है नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की बात हो रहा है, कब डेवलप होता है? करेक्ट पूछ रहा है। इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले लेयर। मैंने बोला था फील्ड अप सॉइल्स में होता है, तो रिसेंटली डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है? फील्ड अप सॉइल। अभी अभी उनको वहां पर जो सॉइल है कहीं से लाके वहां पर गिराया गया है, उसको कोई कॉम्पैक्ट नहीं कराया, कोई कंसल्टेशन नहीं, उसको लाके ऐसे फेंक दिया वहां पर। तो उसकी वजह से हाँ, क्योंकि सॉइल होती है लूज होगा तो उसमें चांसेस रहता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है? जो सॉइल होती है सराउंडिंग वाली सॉइल, वो सेटल डाउन हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ पाइल। और नॉर्मली क्या होता है? पाइल को सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सॉइल सेटल डाउन हो जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जो करेक्ट है। सेकंड, इट इज डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सैंड। डेंस सैंड में होता है क्या? नहीं, लूज सैंड में होता है, अपन ने देखा था, तो इसमें नहीं होगा। सेकंड गलत है। तीसरा, अब देखो तीसरा देखते हैं, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर टेबल। मैंने बोला था वाटर टेबल या तो नीचे चली जाए या डी वाटरिंग कर दे, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? सॉइल क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस के रीजन है, ये करेक्ट रीजन है। तो ऑप्शन देखते हैं 1 और 3 ऐसा है। ऑप्शन डी जो है 33 का क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन a standard penetration test, the split spoon sampler is penetrated into the soil stratum by giving blows from a drop height whose weight, ये बोल रहा है एसपीटी टेस्ट में हाइट कितने हाइट से गिराते हैं, कितना हथौड़ा होता है? हथौड़ा होता है 65 kg का और 75 सेंटीमीटर से गिराते हैं। तो ऐसा 65 और 75 वाला ऑप्शन कौन सा है? पहले किसको पूछ रहा है? पहले वेट की बात कर रहा है, फिर हाइट की बात कर रहा है। तो 65 और 75 वाला ऑप्शन है अपने पास सी। तो इसका 34th का सी। इससे सरल क्वेश्चन क्या आएगा? ये इसका क्वेश्चन है और इतना सरल क्वेश्चन। मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ डायमीटर डी। फ्रिक्शन पाइल का मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होती है? मैंने लिखा थी आपको 3D मिनिमम स्पेसिंग होती है 3D फ्रिक्शन पाइल्स की। फ्रिक्शन पाइल्स को और क्या बोलते हैं? हैंगिंग पाइल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसका हो जाएगा डी। 3D मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36,
In the engineering news record formula for determining the safe load carrying capacity of the pile of factor of safety कितना बताया था पाइल लोड इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था 6 इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था मैंने 6 और 6 वाला ऑप्शन है अपना डी जो है करेक्ट हो जाएगा 36 में। क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट देख लो, इतना सरल चीजें। जनरली ड्रिवन पाइल्स आर एडेप्टेड इन ग्रेनुलर सॉइल एंड नॉट इन क्लेस। क्या ये बात सही है या नहीं है? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? ड्रिवन पाइल्स, कोई भी पाइल को अगर मैं ड्राइव करूंगा तो क्या पाइल आसानी से चली जाएगी? नहीं, इसको ऊपर हथौड़े से ऐसे मारा पीटी होगी। अगर ये मारा पीटी होगी अगर तो ये क्या अंदर जाने से पहले क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। पास वाला देखो, हाथ के अंदर पेन रख के देखो, पेन के ऊपर मारो तो हाथ पूरा वाइब्रेट हो रहा है। अगर हाथ पूरा वाइब्रेट हो रहा है इसका मतलब जो सॉइल है वो भी क्या होगी? वाइब्रेट होगी। वाइब्रेट होगा तो सॉइल डेंस होएगी। अगर क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल क्या इजीली वाइब्रेट होके उस पर कुछ असर हो सकता है? नहीं। डेंस या लूज सेंट है तो उसमें आसानी से कराई जा सकती है। ठीक है, तो पहला सही है, क्ले सॉइल पे उल्टा असर पड़ता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, वाइब्रेटरी लोडिंग हेल्प्स इन, सॉरी स्टेटमेंट देख लें, रीजन देख लें। वाइब्रेटरी लोडिंग हेल्प्स इन डेंसिफिकेशन ऑफ सैंड बट इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लेज, यही तो बताया मैंने अभी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रीजन जो है करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर रिम्ड पाइल्स आर सुटेबल फॉर लूज फिल्ड अप साइड्स एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या अंडर रिम्ड पाइल्स के लिए मैंने लिखा था किसके लिए? जो सॉइल क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल या अपने बेंटोनाइट वगैरह में अगर फाउंडेशन डिजाइन करनी है तो कैसी करनी है? अंडर रिम्ड पाइल्स। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल कैसी होती है वो बल्ब बताया था, बीच में से फुटिंग का जो डाया बढ़ा दो बीच बीच में। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल हैज एक्सपेंसिव मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल। ब्लैक कॉटन सॉइल में कौन सा मिनरल होता है? अपन ने पहले बात करी थी, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल होता है। ये बात भी सत्य है, यानी कि इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीजन जो है, रीजन भी उसी की वजह से, मोंट मोरिलोनाइट मिनरल की वजह से। क्यों? क्योंकि अंडर रिम्ड पाइल्स कौन सी पाइल होती है? टेंशन पाइल या अपलिफ्ट पाइल का केस है एक, यानी कि सॉइल को अबव बाहर निकलने, सॉइल को क्या फुटिंग को ऊपर निकलने से रोकता है, यानी कि किस वजह से ऊपर होगी? स्वेलिंग की वजह से। और स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? मोंट मोरिलोनाइट, यानी कि रीजन भी इसका करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 39, in the actual observed value of, if the actual observed value of standard penetration resistance n is greater than 15 in a fine sand layer below water table, then the equivalent penetration resistance will be, ये बोल रहा है भाई साहब वो डायलेटेंसी करेक्शन या वाटर टेबल करेक्शन बोल रहा है। डायलेटेंसी या वाटर टेबल करेक्शन कैसा होता है? डायलेटेंसी करेक्शन क्या होता था? अपन ने क्या लिखा था? 15 प्लस एन डैश माइनस 15/2, यही पढ़ा था। अगर ये कब था? एन डैश जो है ग्रेटर देन 15 है, अगर एन डैश लेस देन 15 है तो ये हम लोग करते ही नहीं थे डायलेटेंसी करेक्शन, या अगर वाटर टेबल नीचे थी तो हम लोग करते ही नहीं थे, लेकिन इसमें हम लोग करते हैं। अगर वाटर टेबल से नीचे ना बिलो वाटर टेबल लिखा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपने पास? ऑप्शन जो है सी है। इसका 39 का क्या हो जाएगा? सी। डायलेटेंसी करेक्शन अपन ने करा है। ठीक है, और अपन ने वो और बर्डन करेक्शन में क्या पढ़ा था? एन डैश इक्वल टू कैसे निकालते थे? एन इंटू कितना था? 350 अपॉन में सिग्मा प्लस 280, और ये जो सिग्मा प्लस 70, और ये जो सिग्मा है ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 280 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, ये चीज़ अपने पढ़ी थी अपन ने एसपीटी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 40, अ सॉइल सैंपलर हैज इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ 25 एंड 30 mm रेस्पेक्ट द एरिया रेशियो की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा वाला माइनस छोटे वाले का स्क्वायर करते हैं। एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है AR इक्वल्स टू D2 माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन में D1 का स्क्वायर इंटू 100, यही पढ़ा था। तो D2 बड़ा वाला कितना दे रखा? आउटर रेडियस 30 mm, तो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बटा 25 का स्क्वायर इंटू 100। 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900 माइनस 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 275। ये लगभग 50% से ऊपर आएगा। 50% से ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन जो है। एक ही ऑप्शन देखो, इससे देखो अपने को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। सॉरी 50% से ऊपर के 50% से जस्ट नीचे आएगा।
50% से जस्ट नीचे आएगा, तो अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, एक तो 50% से ऊपर दे रखा है, वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। एक दो दे रखा है 24%, 24% यानी कि लगभग 1/4, तो 625 का 1/4 कितना होगा, लगभग 150, यानी कि 160 के आसपास होगा। तो ये तो 160 नहीं है, ये इसका डबल है, तो 25% का 160 का लगभग डबल है। लगभग डबल कहाँ पर आ जाएगा अपना, लगभग डबल आ जाएगा अपना, लगभग डबल है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी जो है 44%। अगर किसी को करना है तो 25 के हिसाब से कर लो, तो 25 से ये तो 25 बार चला गया, ये चला गया अपने 1 और 1 11 बार, तो अभी भी करना है तो कर लो। ये लगभग 44% किसी को, तो एसएससी वगैरह में और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में होते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन अपने नियर बाय से हो जाती है। ये कोई गेट नहीं है जो पॉइंट डेसिमल के बाद दो वैल्यू तक एग्जैक्ट आंसर चेक करता है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। यहाँ अपने कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक आध कोई क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया, ठीक है, थोड़ा उसकी वजह से, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी सॉइल सैंपल। अगर अपने को गुड क्वालिटी सॉइल सैंपल चाहिए तो हमें क्या करना होगा। देखो स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट ढूंढना। पहला स्टेटमेंट है एरिया रेशियो शुड बी लो। एरिया रेशियो क्या है, वो कम होना चाहिए, सही बात है। एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट है एरिया रेशियो, अपन ने देखा था कि AR की जो वैल्यू थी वो लेस देन 10 होनी थी, या इन एनी कंडीशन 15% से कम तो होनी चाहिए थी, तो एरिया रेशियो कम ही हो गया। तो दूसरा बोल रहा है कि कटिंग एज शुड बी थिक। अगर कटिंग एज थिक होगा तो सैंपल लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, सैंपल अनडिस्टर्ब की जगह डिस्टर्ब मिलेगा, क्योंकि वो फिर आसानी से सॉइल के अंदर धंसेगा नहीं, इसलिए जितना थिन होगा उतना आसानी से जाएगा, तो सेकंड गलत है। तीसरा देखो इनसाइड क्लियरेंस शुड बी हाई। इनसाइड क्लियरेंस अपन ने IO कितना पढ़ा था, IO या CI अपन ने कितना पढ़ा था, 1 से 3% के बीच में, या फिर 0 से 3%, इतना कम पढ़ा था, इतना 0.5 से 3, इतना कम पढ़ा था। अब इतना कम ये कोई हाई है, इनकी सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है। सेकंड और थर्ड क्या है, दोनों ही गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी लो। आउटसाइड क्लियरेंस कितना पड़ा था, 0 से 2, इनके पहला और चौथा सही है, बाकी गलत है दोनों। तो पहला और चौथा वाला ऑप्शन है अपने डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला और चौथा वाला डी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अ वेट कोहेसिव सबक्रिड इज मोस्ट इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ। वापस आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अ वेट कोहेसिव अपन ने पहले पढ़ा था हाईली प्लास्टिक के लिए लाइम, तो कोहेसिव सॉइल भी क्या होती है, लाइम ही, सॉरी कोहेसिव सॉइल भी क्या होती है, क्लेई सॉइल होती है, तो इसका हो जाएगा अपने लाइम की वजह से स्टेबलाइज होगी। 42 का हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ठीक है, और ग्रेनुलर के लिए बताया था अपने बिटुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ लाइम टू स्वेलिंग सॉइल्स, यानी कि अगर क्लेई सॉइल में हम लोग लाइम ऐड करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। पहला, देयर लिक्विड लिमिट इंक्रीजेस, नहीं, लिक्विड लिमिट क्या होती है, डिक्रीज होती है। लिक्विड लिमिट क्या होती है, डिक्रीज होगी। सेकंड देखो, देयर प्लास्टिक लिमिट इंक्रीजेस, ये सही बात, लिक्विड लिमिट डिक्रीज होती है। जब भी हम लोग लाइम ऐड करते हैं क्लेई सॉइल के अंदर, तो प्लास्टिक लिमिट जो होते हैं WP जो है वो तो होगा इंक्रीज, WL जो है वो होगा डिक्रीज। इसकी वजह से IP जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। IP जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्लास्टिसिटी IP इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, IP डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद देयर श्रिंकेज लिमिट इंक्रीजेस। अब क्या होगा, जो सॉइल सैचुरेट, वो जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था वो अब क्या होगा, थोड़ा और लेट होगा। पहले वॉल्यूम चेंज कहाँ हो रहा था, उससे और लेट होगा। अगर वॉल्यूम चेंज और लेट होगा तो उसका मतलब उसको और लिक्विड जो श्रिंकेज लिमिट है वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, तो श्रिंकेज लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, 3 चीज़ें। देयर स्वेलिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस, स्वेलिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिक्रीज होगा तो स्वेलिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज ही होगा। तो इसका मतलब अपने का पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, चौथा सही था। तो पहले के अलावा 2, 3, 4 सही वाला ऑप्शन है अपना ऑप्शन सी, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसके साथ ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, द पॉसिबिलिटी ऑफ पाइपिंग फेलियर इन अर्थ डैम इज मोर इफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज द फाउंडेशन मटेरियल। क्या पाइपिंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे जब
ब्लैक कॉटन सॉइल होगी? नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, स्वेलिंग नेचर। अगर हमने उसको फाउंडेशन के नीचे बढ़ा दिया तो सारा पानी तो वही सोख लेगा और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पर पाइपिंग फेलियर नहीं होगा, वहाँ पर दूसरा फेलियर होगा। पाइपिंग फेलियर कब होता है? जब ग्रेनुलर सॉइल होती है। जब कब होती है? जब ग्रेनुलर सॉइल होती है। अपन ने पढ़ा था क्विक सैंड कंडीशन, किस में पढ़ा था? ग्रेनुलर सॉइल्स में ना, क्ले सॉइल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्ले सॉइल की कुछ न कुछ बीयरिंग कैपेसिटी हमेशा रहती है। क्यों? क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ जो होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi, ठीक है। अगर सिग्मा 0 हो गया तो ये 0 हो जाता है। तो क्ले सॉइल में तो क्या होगा, सी की वजह से कुछ न कुछ शियर स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जो सैंडी सॉइल होगी उसमें तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो तभी पाइपिंग फेलियर या क्विक सैंड कंडीशन या सैंड वेलिंग कंडीशन होगी, लेकिन क्ले में नहीं होगा। और ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है? क्ले। इनकी पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत होती है, अपने क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं अगर समय बचाना है तो, लेकिन अपने पास समय बहुत है, पढ़ लेते हैं। रीजन जो है, द हाईली एक्सपेंसिव ब्लैक कॉटन सॉइल आर द मोस्ट कॉमन सॉइल वेयर बेसाल्ट रॉक इज प्रेजेंट। अब देखो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड जो है स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन अब रीजन से तो अपने को वैसे ही कोई लेना देना नहीं। रीजन तो नहीं है सही, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हो जाएगा अपना डी। तो ये इसी के साथ अपने क्या हो गया? सॉइल कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ देखो बेटा, ज़्यादा ज़्यादा देखते रहो, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे बढ़ेंगे। और कोई भी डाउट आए, कभी भी आए, आप जस्ट एक मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.